हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपको रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर आम्ल क्षार एवं लवण को पढ़ाएंगे। ओके, तो आम्ल क्षार लवण में सबसे पहले बात करते हैं अम्ल की। ओके, तो अम्ल जो होते हैं, तो सबसे पहले अम्ल की परिभाषा। ओके, एक सामान्यता अगर बात की जाए, जो पदार्थ खट्टे लगते हैं, जो पदार्थ कैसे लगते हैं, खट्टे लगते हैं, उन पदार्थों को अम्ल कहते हैं। ओके, तो अम्ल की सबसे सरल परिभाषा, वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को, यहां पर यह शब्द ध्यान देने योग्य है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता हो। कैसा कर दे? लाल कर दे, तो उस पदार्थ को अम्ल कहेंगे। ठीक, इनका पीएच मान 7 से कम होता। जितने भी अम्ल होंगे उनका सभी का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता। ओके, तो वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और इनका पीएच मान 7 से कम होता है। अब अम्ल के ऊपर बात करें तो इसके ऊपर हम आपको बता दें। अब जैसे कि अम्ल क्षार दो पदार्थ दिए गए आपको, अम्ल, इसमें रख दिया गया अम्ल। ओके, इसमें क्या रखा गया? अम्ल, और इसमें रख दिया गया क्षार। और आपको पता करना है किसमें अम्ल रखा, किसमें क्षार रखा, लिखा नहीं है। तो आपको परिभाषा पता है कि जो पदार्थ नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे उन्हीं को हम अम्ल कहेंगे। तो आपने नीला लिटमस पेपर ले लिया, तो नीले लिटमस पेपर को एक बार इसमें डाला तो कोई भी कलर नहीं प्राप्त आया, तो आपको पता चल गया ये अम्ल नहीं है। फिर आपको इसमें डाला, ठीक, इसमें डाला तो नीला लिटमस पेपर लाल हो गया, तो आपको पता चल गया कि ये जो इसमें भरा हुआ पदार्थ है, इसमें क्या भरा हुआ? अम्ल है। तो यही आपका क्या हो गया? अम्ल हो गया, और इधर वाला आपका क्षार होगा। ओके, तो आप इस प्रकार हमने प्रयोग भी कर लिया, तो परिभाषा आप समझ गए। ओके, अब अम्ल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक अम्ल, दूसरा आपका अकार्बनिक अम्ल। ओके, कार्बनिक अम्ल मतलब जिसमें कार्बन होगा C, तो उसे हम कार्बनिक अम्ल कहेंगे, और जिसमें C नहीं होगा उसे अकार्बनिक अम्ल कहेंगे। तो कार्बनिक अम्ल में भी हमने 3 एग्जांपल लिखे, COOH जिसका नाम होता फॉर्मिक अम्ल, CH3COOH जिसका नाम होता है एसिटिक अम्ल, C6H6COOH जिसका नाम होता है बेंजोइक अम्ल। ओके, तो ये आपके 3 कार्बनिक अम्ल हैं। फिर आपके अकार्बनिक अम्ल होते हैं, तो अकार्बनिक अम्ल HCl जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 जिसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, NO3 जिसका नाम होता है नाइट्रिक अम्ल, फिर H3PO4 जिसका नाम होता है आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई। ये कार्बनिक अम्ल और आपके अकार्बनिक अम्ल। अम्ल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। ओके, अभी हम आपको ये भी बताएंगे कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है। अब बात करते हैं अम्लों के गुण। अम्लों के गुण, तो अम्लों के गुणों के बारे में, अगर आप कोई पदार्थ को खाया, अगर वो खट्टा लगे, अगर आपको वह पदार्थ कैसा लगे? खट्टा लगे, तो अब समझ जाना कि पदार्थ जो खा रहे हैं वो अम्लीय पदार्थ है। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे कि आपने टमाटर खाया, तो टमाटर आपको कैसा लगता है? खट्टा लगता है, तो वो अम्लीय है। अगर आप नींबू खाए तो नींबू आपको कैसा लगता है? खट्टा लगता है, तो नींबू भी आपका अम्लीय है। अगर आपने संतरा खाया तो कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा, तो वो भी आपका अम्लीय है। अगर आप दही खाएं तो वो भी आपका खट्टा लगेगा, तो वो आपके सभी अम्ल है। जो पदार्थ स्वाद में कैसे लगे? खट्टे, आपने खाया और आपको खट्टा लगा, तो आप समझ जाना ये पदार्थ अम्लीय है। ओके, फिर अगला पॉइंट है, इनके जलीय विलयन को वियोजित करने पर H+ आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन है, इसको हम H+ आयन इस प्रकार पढ़ते हैं। तो
अब जैसे कि HCl है, तो HCl को मैं पानी मिला लिया, फिर इसके वियोजित किया, मतलब इसको तोड़ा, तो तोड़े हुए तो आपको H प्लस आयन मिलेगा। जैसे कि HCl को अगर तोड़ो, HCl को तोड़ो तो H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। अगर H2SO4 को तोड़ो तो आपको मिल जाएगा 2H प्लस और SO4 माइनस 2, ये मिल जाएगा। मतलब जितने भी अम्ल हैं अगर उनके जलीय विलयन को वियोजित किया जाए, वियोजित का मतलब होता है तोड़ा जाए, तो वो सभी क्या देंगे, H प्लस आयन देंगे। तो अम्लों का एक ये भी गुण होता है। ओके, और तीसरा जो गुण होता है, ये सामान्यतः जल में कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आप जल में घोलोगे तो वो घुल जाएगा। तो 3 गुण आपको ध्यान रखने हैं। ये स्वाद में इकट्ठे होते हैं, इनके जलीय विलयन को वियोजित करने पर H प्लस आयन प्राप्त होता है, और ये सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक लाइन ध्यान देने योग्य है कि H प्लस आयन कैसे जानेंगे कि H प्लस आयन कितने होते हैं। जो आपको अकार्बनिक अम्ल लिखे हुए हैं इसमें तो H प्लस आयन आपका 1 है, H प्लस आयन बराबर 1। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा है तो H प्लस आयन बराबर 2 है। ओके, और जो ये HNO3 लिखा है इसमें H प्लस आयन बराबर 1 है, और जो ये लिखा है H3PO4 इसमें भी H प्लस आयन 3 है। जो अकार्बनिक अम्ल है तो उसमें जितने हाइड्रोजन लिखे हुए हैं उतने ही H प्लस आयन होते हैं। इतनी बात समझ गए। ये सूत्र केवल लागू होगा अकार्बनिक अम्लों में। कार्बनिक अम्लों में H प्लस आयन दूसरे प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो हम कार्बनिक अम्लों में H प्लस आयन को ज्ञात करना बता रहे हैं। कार्बनिक अम्लों में आपको H प्लस आयन के लिए ये वाला समूह पर ध्यान देना होगा। COOH को हम कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं COOH। जितने भी कार्बनिक अम्ल होंगे उसमें आपको COOH समूह देखना कि कितने हैं। तो जितने COOH समूह होंगे उतने उसमें H आयन होंगे। अब देखो जान, इसमें COOH कितना है, 1, तो इसमें H आयन की संख्या बराबर कितना होगा, 1। इसमें COOH कितना है, 1 ही तो है, तो H आयन की संख्या कितनी हो गई, 1। इसमें ये कितना है, COOH बराबर 1, तो 1 हो गई। अब ये आपको कोई मतलब नहीं, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 3 है, कोई मतलब नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एसिटिक अम्ल में COOH, एसिटिक अम्ल में कितने H प्लस आयन हैं, तो H प्लस आयन की संख्या 1 होगी, H प्लस आयन की संख्या 4 नहीं होगी, क्योंकि ये 3 और 4 है, 4 नहीं है, केवल 1 है। क्योंकि अभी हमने आपको बताया है कि कार्बनिक अम्लों में H प्लस आयन को देखने के लिए COOH समूह देखते हैं। जितने समूह उतने ही आपका H आयन की संख्या। ओके, तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1। ये ध्यान रखना क्योंकि विकल्प में आपको पूछा जाता है इसमें। ओके, एक एग्जांपल हम आपको और देते हैं। अब जैसे COOH, इसका नाम होता है ऑक्जेलिक अम्ल, इनटू 2H2O और लिखा होता है कभी कभी, तो इसका नाम क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसमें H प्लस आयन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि इसमें 2 समूह है COOH, तो एक ये H है, एक ये H है। तो ये जो आपका लिखा हुआ ऑक्जेलिक अम्ल, और ऑक्जेलिक अम्ल में H आयन की संख्या कितनी होती है, 2। ओके, धन्यवाद। अब हम आपको क्षार के बारे में दूसरे वीडियो में, लवण के बारे में दूसरे वीडियो में, और फिर इसके गुणधर्म। ओके, अब ये चैप्टर हमको पूरा पढ़ना है। धन्यवाद।